कल बेटा हम लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो होता है उसका मतलब होता है किस तरीके से हम क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो हमने कल समझा था, थोड़ा सा हमने बात की थी कि हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, मैन्योर्स को यूज़ कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र्स को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि 3 चीज़ें होती हैं जो कि क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए। तो न्यूट्रिएंट्स पहली चीज़ न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं। इरिगेशन यानी कि पानी ज़रूरी होता है, और क्रॉप पैटर्न्स। 3 चीज़ें बताइए ना बेटा अगला आपको, न्यूट्रिएंट्स, इरिगेशन एंड क्रॉप पैटर्न्स। इन्हीं तीनों चीज़ों को अब हमको लाइन वाइज पढ़ना है। कल मैंने आपको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बताया था, उसमें से हम पहला पढ़ रहे हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किस चीज़ में पढ़ रहे हैं हम, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, वैरायटी इंप्रूवमेंट। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट या क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप वैरायटी में हमने 2 मेथड पढ़े थे, याद करिए, थोड़ा सा रिमाइंड करिए। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में हमने 2 मेथड पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा हमने पढ़ा था जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो क्यों क्रॉप वैरायटी इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है ये भी पढ़ा था, ठीक है। तो दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्यों, क्योंकि हम लोग तो फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने के तरीके देख रहे हैं। हम लोगों का चैप्टर जो है वो यही तो है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है बेटा। तो ये हमने क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के बाद में क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट शुरू करा। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम लोगों को 3 पढ़ने हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन, और थर्ड हम लोग को पढ़ना है बेटा पैटर्न्स, क्रॉप पैटर्न्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम लोग पहला पढ़ रहे हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स में मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ऑलरेडी सॉइल के अंदर होते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो वो हम लोगों को ऊपर से प्लांट्स में डालने पड़ते हैं न्यूट्रिएंट्स। 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स बताए थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। लेकिन अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम क्वांटिटी में चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम हो जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्लांट पर। माइक्रो न्यूट्रिएंट कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं प्लांट्स को, लेकिन अगर वो भी कम हो जाएगा उस प्लांट के अंदर, उसकी भी डेफिशिएंसी हो जाएगी अगर, तो उस प्लांट के अंदर कोई ना कोई डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो हम न्यूट्रिएंट्स को सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हम लोग न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे, मैन्योर पढ़ेंगे, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। वही चीज़ों का आज थोड़ा सा पहले लिखेंगे, ठीक है बेटा। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। Like animals, plants also require nutrients for their growth. Like animals, plants also require nutrients for their growth. ठीक बेटा, अब मतलब एनिमल्स को न्यूट्रिएंट चाहिए तो प्लांट को भी तो चाहिए, ठीक। तो देयर आर 16 nutrients टोटल कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के लिए, 16 न्यूट्रिएंट्स। 16 न्यूट्रिएंट्स इसेंशियल फॉर प्लांट्स, जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसेंशियल फॉर
plants. There are 16 nutrients essential for plants. ठीक है. एग्जाम्पल कार्बन, शॉर्ट में लिख दो बेटा, C मतलब कार्बन एंड H मतलब हाइड्रोजन. कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम एयर. कार्बन हाइड्रोजन किससे मिलते हैं? एयर से मिलते हैं. और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो मैंने आपको कल बताया था, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. प्लांट को हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर से मिल जाते हैं. सॉइल से क्या क्या मिलते हैं? सप्लाइज 13 न्यूट्रिएंट्स, 13 nutrients from soil. देखिए बेटा, there are 16 nutrients essential for plants. कार्बन और हाइड्रोजन एयर से मिल गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर से मिल गए. ठीक है ना. 1 2 3 हाइड्रोजन एयर से भी मिल रही है, हाइड्रोजन वाटर से भी मिल रही है. कितना हुआ? 1 2 3 तीन न्यूट्रिएंट्स जो ये एयर और वाटर से मिल गए. बाकी बचे कितने? 16 में से टोटल चाहिए 16 में से 3 न्यूट्रिएंट्स एयर और वाटर से मिल गए, बाकी बचे 13 न्यूट्रिएंट्स किससे मिलते हैं? सॉइल से. प्लांट को 13 न्यूट्रिएंट्स सॉइल से मिलते हैं. यही हमें अब पढ़ने हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. देख लीजिए इसको एक बार. टोटल होते हैं 16, टोटल 16 न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स. उसमें से कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये 3 तो मिल गए एयर से और वाटर से. बाकी कितने बचे? 13. ये 13 न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये प्लांट को सॉइल से मिलते हैं ना. अब हमें इसके बारे में ही पढ़ना है कि ये 13 न्यूट्रिएंट्स आखिर कौन से होते हैं. ठीक बेटा. तो these 13 nutrients from plants, these 13 nutrients available from the plants. चलिए अब देखते हैं कि ये 13 क्या है. Essential nutrients divided into 2 categories. Number 1, macronutrients. Number 1, macronutrients. These include 6 nutrients. 6 nutrients. These include 6 nutrients which are utilized by plants, in large quantities. Hence known as
nutrients as known as macronutrients. एग्जाम्पल क्या है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. मैग्नीशियम एंड सल्फर. देखिए अब ये 13 न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल से मिलते हैं, ये 13 न्यूट्रिएंट्स हैं इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी. इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, जो आपको मैंने बताया था बेटा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में 13 में से 6 तो आ गए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, बाकी जो बचे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं. जो 13 हमें सॉइल से मिल रहे हैं उन 13 में से 6 होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और बाकी का कितने बचे? 7 बचे. 7 होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? तो अब आप देखिए दीज हमें कहा था मैक्रो का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी. तो जो लार्ज क्वांटिटी में ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए इसलिए कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कह रहे हैं. तो these include 6 nutrients which are utilized by plants. 6 nutrients होते हैं in large quantities hence known as macronutrients. यहाँ मैंने सबके सिंबल लिखे हैं बेटा, ये आपको पढ़ ही होंगे केमिस्ट्री में. नाइट्रोजन मैक्रोन्यूट्रिएंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हालांकि ज़रूरत तो सभी की है. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. 1 2 3 4 5 6 हो गए बेटा. ठीक है, ये 6 जो हैं ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कैटेगरी में आते हैं. ये 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं. 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. ठीक है, ये हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. देख लीजिए इतने को, फिर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को पढ़ते हैं. ये आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ेंगे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं. ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे बेटे एग्जाम्पल इनके. तो 16 चाहिए होते हैं टोटल. हमने 16 में से कितने पढ़ लिए? 16 में से हमने 3 पढ़ लिए, एटमॉस्फेयर से मिल रहे हैं. 16 न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को चाहिए वो 16 में से 3 तो एटमॉस्फेयर से मिल रहे हैं, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो एयर और वाटर से मिल रहे हैं. बाकी बचे 13 में से 6 जो हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ लिए ये वाले. बाकी कितने बचे अब? 7. तो किस कैटेगरी में आएंगे? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आएंगे वो 7. ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. बता देते हैं बेटा. अब हम ऊपर पढ़ेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. दूसरी कैटेगरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. दूसरी कैटेगरी है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. These include 7 nutrients. These include 7 nutrients which are required by plants which are required by plants in smaller quantities. In
smaller quantities, in smaller quantities। एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा, यहाँ पर मैं सिंबल भी लिख दे रही हूँ, जैसे कि Fe आयरन, आयरन, Mn मैंगनीज, मैंगनीज, बोरॉन यानी बी, बी यानी बोरॉन, ठीक है, मैं सिंबल भी लिख देगा, जिंक, Zn यानी कि जिंक, Zn यानी जिंक, कॉपर यानी Cu, कॉपर, मोलिब्डेनम यानी MO, मोलिब्डेनम, एंड Cl यानी क्लोरीन, ठीक है। तो ये हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या बेटा, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देख लीजिए एक बार, रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स स्मॉलर क्वांटिटीज, कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। आयरन यानी Fe, Mn यानी मैग्नीज, सिंबल है ये सब पढ़े होंगे आपने, बोरॉन यानी बी, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए बेटा, टोटल कितने 7 हो गए। 7 न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो हमने ये पढ़ा अभी कि 7 न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। टोटल 13 जो बचे थे, उन 13 में से 6 हमने पढ़ लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और 7 हमने पढ़ लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों ही ऐसे होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था बेटा कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर मतलब स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन अगर ये भी बहुत कम हो जाते हैं, इनकी क्वांटिटी भी अगर प्लांट के अंदर बहुत कम हो जाती है, तो भी प्लांट में कोई ना कोई डिजीज़ हो जाएगी। इवन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी बात करें हम, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी अगर कमी हो जाएगी प्लांट के अंदर, तो कोई ना कोई डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट में जिस जिस जगह पर मिल रहे हैं, उस जगह पर अगर इनकी कमी हो गई तो वो कम। जैसे आपको मैंने कल एक क्लोरोफिल का एग्जाम्पल बताया था कि क्लोरोफिल के लिए आयरन और मैग्नीशियम चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए क्लोरोफिल के लिए। तो अगर नाइट्रोजन कम हो जाता है, मैग्नीशियम कम हो जाता है, तो या आयरन कम हो जाता है, तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा। क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट मर जाएगा। पीली पत्तियाँ पीली पड़नी शुरू हो जाएंगी, तो पत्तियाँ पीली देख के हमें समझ में आता है कि यस क्लोरोफिल कम हो रहा है, तो हम वही न्यूट्रिएंट्स को डालते हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स, तो इसी बेस पर हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ डेफिशिएंसी डिसीजेस किस तरीके से होती हैं। हमें नाम नहीं पढ़ने हैं, लेकिन हमें ये पढ़ना है कि कैसे होती है डेफिशिएंसी। चलिए इसके आगे ही लिख लीजिए, डेफिशिएंसी of any of these nutrients, deficiency of any of these nutrients affects physiological processes in plants and causes deficiency disease. So nutrients may be added. Nutrients may be added
to the soil. Nutrients will be added to the soil in the form of manure, and fertilizers. ठीक है बेटा, ये बताया था आपको डेफिशिएंसी ऑफ एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स में, इनमें से चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट है या मैक्रो न्यूट्रिएंट है, इन दोनों में से किसी की भी कमी हो जाएगी तो डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएंगी. तो डेफिशिएंसी ऑफ एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स affects physiological processes. Physiological process यानी प्लांट्स के जितने भी फंक्शन होते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे. Physiological process in the plants and causes deficiency diseases. तो प्लांट के अंदर किस न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है ये पता चल जाएगा तो हम उस न्यूट्रिएंट को मैन्योर या फर्टिलाइजर के फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे. हम बताया तो हम खाद डालेंगे. ठीक है, उससे न्यूट्रिएंट्स will be added to the soil in the form of manure and fertilizers. मैन्योर और फर्टिलाइजर्स हमको डालनी पड़ेगी अगर हमें ये पता चल जाता है कि हाँ इस चीज़ की कमी प्लांट के अंदर हो. तो प्लांट को देख के समझ में आता है. प्लांट पर कीड़े लगने लग गए, समझ में आएगा प्लांट की किस चीज़ की कमी हो रही है. प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ने लगी तो समझ में आएगा किस चीज़ की कमी हो रही है. तो ये सारी नॉलेज किसान को होती है बेटा. और प्लांट की हाइट नहीं बढ़ रही है तो समझ में आ जाएगा किस चीज़ की कमी है, तो वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर दिया जाता है उसको. तो उस न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कर देते हैं. तो ये इस तरीके से डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्लांट को नहीं मिल रहे हैं तो. ठीक है, तो अब हमने ये बेटा क्या पढ़ा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. हमने पढ़ा कि अगर डेफिशिएंसी ना हो, इस डेफिशिएंसी के लिए मतलब डेफिशिएंसी ना हो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना पड़ता है. तो नेक्स्ट हम लोगों को मैन्योर और फर्टिलाइजर ही पढ़ना है. मैन्योर, पहले मैं आपको मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस इस तरीके से बता दूँ, समझा देती हूँ, फिर हम इसके नोट्स लिखेंगे, बात कर लेते हैं नोट्स. पहले इसको समझ लेते हैं. देखिए मैन्योर्स जो होती है, मैन्योर यानी खाद, जो कि गोबर की खाद हो सकती है. मैन्योर यानी एनिमल्स और प्लांट के वेस्ट से जो बन रही है, एनिमल्स और प्लांट्स के वेस्ट से जो बन रही है वो मैन्योर. जैसे कि कंपोस्ट बताई थी कल आपको, जैसे कि मैंने कल आपको इसमें क्या बताई थी, कंपोस्ट. एक बताई थी वर्मी कंपोस्ट. ये सब मैन्योर है. ये सब क्या है बेटा, मैन्योर है. कंपोस्ट, कंपोस्ट क्या होती है, मिट्टी में गड्ढा खोदती है, खाने पीने की चीज़ें घर में बची हुई हैं, सब्जियों में छिलके, फलों में छिलके सब गड्ढे में दबा दिए. थोड़े दिन बाद आप उस गड्ढे को खोदेंगे तो वहाँ से खाद निकलेगी, वहाँ पर खाद बन जाएगी उन सारी चीज़ों की. दैट इज कंपोस्ट. वर्मी कंपोस्ट क्या होती है, मैंने आपको बताया, जो अर्थवर्म जो होते हैं वो अर्थवर्म मिट्टी को खाते हैं, जमीन के अंदर मिट्टी को खाते हैं, मिट्टी को निकालते हैं. तो उनका जो एक्सक्रीटा होता है, उनका एक्सक्रीटा उस मिट्टी को फर्टाइल बना देता है. तो वो अर्थवर्म की वजह से जो बनी, दैट इज वर्मी कंपोस्ट. ठीक. अब मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या हुआ, ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं. कैसे फर्टिलाइजर्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं. मैन्योर खाद, गोबर की खाद से बन रही है या किसी भी एनिमल प्रोडक्ट से या प्लांट प्रोडक्ट से बन रही है. ठीक है, ये जो मैन्योर होती है ये हमारे, अगर हम प्लांट्स में इस मैन्योर को प्रोवाइड करेंगे, मैन्योर डालेंगे प्लांट्स में, सॉइल में, तो हमारे एटमॉस्फेयर में कोई खतरा नहीं है क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है. लेकिन ये फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं. तो अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा क्वान्टिटी में भी अगर पड़ जाएंगे ना तो पानी से बहकर नदियों में पहुँचेंगे, नदियों में जाकर पोल्यूशन कर देंगे. पहली चीज़ ये खराबी. दूसरी चीज़ ये कि ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं है.
ये मैन्योर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं है, नो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं है। न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक का मतलब ये हुआ कि अगर हमें पता चल गया कि प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की कमी है, तो क्या हम केवल नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे उस प्लांट्स को? नो, क्योंकि इस मैन्योर के अंदर तो सारी चीज़ें हैं, इस मैन्योर के अंदर सारी ही चीज़ें हैं। तो हो सकता है कि हमने मैन्योर प्रोवाइड कर दिया तो उतनी नाइट्रोजन प्लांट को ना मिल पाए, प्रॉपर हम नाइट्रोजन ना ले पाए। लेकिन ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। कैसे होते हैं? ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक हैं, यानी कि अगर हमें पता चल गया कि नाइट्रोजन की कमी है प्लांट के अंदर, तो हम बाजार से खरीद के लाएंगे केवल नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर और प्लांट को प्रोवाइड कर देंगे, प्लांट को कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन ये मैन्योर जो होता है ये होता तो अच्छा है क्योंकि पॉल्यूशन नहीं करा, लेकिन एक कमी कमी हर चीज़ में होती है। तो मैन्योर में एक कमी है कि ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं है। हमें पता है कि नाइट्रोजन की कमी हो रही है, फिर भी हमें पूरी की पूरी न्यूट्रिएंट्स के लिए पूरी खाद डालनी पड़ेगी। उस खाद में तो सारी चीज़ें जाएंगी, फॉस्फोरस भी जाएगी, ये भी जाएगा, वो भी जाएगा, सब कुछ जाएगा। लेकिन फर्टिलाइजर जो है स्पेसिफिक, पोटेशियम की कमी हो रही है तो पोटेशियम वाला फर्टिलाइजर देकर प्लांट में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर है। दूसरी चीज़ ये जो मैन्योर होते हैं ये ज़्यादा क्वान्टिटी में था, आप इसको कैरी करके नहीं ले जा सकते कहीं पर, ज़्यादा क्वान्टिटी में होता है इतना। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स इतनी सी जगह में यही पॉलिथीन में आप पैक करके रख सकते हैं। तो ये डिफरेंस है मैन्योर में और फर्टिलाइजर्स में। ठीक है, तो हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर का डिफरेंस भी समझेंगे बेटा, क्योंकि मैन्योर और फर्टिलाइजर का डिफरेंस बहुत पूछा जाता है। ठीक है, मैन्योर और फर्टिलाइजर का डिफरेंस बहुत पूछा जाता है। चलिए मैन्योर को थोड़ा समझ लेते हैं, कल आपको समझा दिया था मैंने। तो ये मैन्योर और फर्टिलाइजर का डिफरेंस हम लोग लास्ट में मैन्योर फर्टिलाइजर का डिफरेंस भी लिख लेंगे। Manures are natural fertilizers. Natural fertilizers these manures are formed by decomposition of animal excreta and plant waste. Animal excreta and plant waste. Animal excreta and plant waste. Okay, manures are natural fertilizers, and these manures are formed by decomposition of animal excreta and plant waste. Plant waste से और animal excreta से बनती है manure. ठीक है, manure supply small quantities of nutrients to the soil. Based on the type of biological material used, manure can be classified
manure can be classified as number 1 compost and vermicompost, और दूसरा green manure। ठीक है। मैन्योर सप्लाई स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। मैंने कहा था स्मॉल क्वांटिटी चाहिए, स्पेसिफिक नहीं है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल यूज्ड, मैन्योर कैन बी क्लासिफाइड एज 2 कंपोस्ट, वर्मीकंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर। ये दोनों हमें पढ़ने हैं। ठीक है, आपको बताया था कंपोस्ट, वर्मीकंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर की बात करेंगे। पहले हम लोग कंपोस्ट एंड वर्मीकंपोस्ट देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कंपोस्ट, वर्मीकंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर को समझेंगे और ग्रीन मैन्योर के नोट्स को देखेंगे। फिर हम लोग आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।